वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम जो कि होना है बहुत जल्दी होने वाला है। 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है और मैं डेली आपको मॉक टेस्ट करा रही हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। डेली रात को 9 बजे क्लास आती है और आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रही हूँ सब्जेक्ट वाइज जो कि पिछले वर्ष प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक क्विक रिवीजन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पैटर्न को समझना है तो इन क्लासेस को देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। प्री प्लस मेंस में जो पूछे जाते हैं प्रश्न उनको ले ही लिया, उसके साथ में आप देखेंगे और कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो उनका भी कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो क्लासेस ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न आपके लिए गए हैं वो PYQ बेस्ड है, ठीक है। PCS के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बच्चे RO का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उनके लिए खासकर ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है। तो सब्जेक्ट वाइज तो देख ही रहे हैं, साथ में आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चलते रहेंगे। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे GS की क्लास आती है, रात को 9 बजे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। साथ में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके शॉर्ट वीडियो में कवर किए जाते हैं। जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें टेस्ट ज्वाइन करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको सारी एक साथ मिल जाएंगी, या कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं RO के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया, आप उन पर कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दी जा रही। डेली प्रैक्टिस कर पाओगे, उसका एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में दिया जाएगा, जिससे उनसे रिलेटेड और भी कोई प्रश्न बनते हैं तो आप आसानी से हल कर पाएंगे। कंटेंट में आपको देखना है कि आपकी सब्जेक्ट वाइज सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। चाहे करंट अफेयर हो, GS हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना कंप्लीट करेंगे आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, ठीक है, सिलेक्शन ले पाएंगे। तो कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी थी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 221 क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया सोशलिस्ट यूथ कांग्रेस? सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू या फिर JB कृपलानी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। इसमें एक तरफ हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां दी गई हैं और जिस नदी के पास वो स्थित है ये दिया गया है। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपड़ ये किन नदी के तट पर है ये पूछा गया है। भोगवा, घग्गर, रावी और सतलज। तो आप सभी को पता है जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर है। A का 3 सभी को कंफर्म है, तो ऑप्शंस आपके सामने हट गए। इसके अलावा लोथल याद कर लीजिए, लोथल कहाँ है तो वो भोगवा नदी के तट पर है। कालीबंगा, कालीबंगा है घग्गर नदी के तट पर और रोपड़ है सतलज नदी के पास। राइट आंसर ऑप्शन A होगा 3214। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। चेर, चोल, पल्लव और पांड्य। तो इसमें से जो संगम युग का राजवंश नहीं था वो पल्लव था, ऑप्शन C करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? कंबन, कुट्टन, नयनय या फिर टिक्कन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A, कंबन थे। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? आनंद, महाकश्यप, मोगली या उपाली? तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम बौद्ध जो संगीति हुई थी इसका संचालन किया महाकश्यप ने। राजगृह में ये पहली बौद्ध संगीति हुई थी, अजातशत्रु के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था या किससे प्रमाणित होता है? ऑप्शन A ग्रीक विवरण से, ऑप्शन B है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, C है जैन परंपरा से या फिर ऑप्शन D अशोक के स्तंभ लेख सेकंड से। तो देखिए, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था ये हमें पता चलता है जो जूनागढ़ का शिलाभिलेख है, रुद्रदामन का ये अभिलेख है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या रुम्मेनदेई स्तंभ अभिलेख? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये इस अभिलेख में दिया गया है जो कि रुम्मेनदेई स्तंभ अभिलेख है, ऑप्शन D करेक्ट होगा। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, खिज़्र खां या सिकंदर लोदी?
तो देखिए आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की और आगरा के किले का निर्माण अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय प्रथम के राज्यकाल में, देवराय सेकंड के राज्यकाल में, कृष्णदेव राय के राज्यकाल में या फिर वीर विजय के राज्यकाल में। तो जो अब्दुल रज्जाक है ये विदेशी था, ये यहाँ पर आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन था? फ्रांसिस्को पेलसर्ट, हॉकिंस, निकोलौ मनुची या पीटर मुंडी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने, एक डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था। तो 31 क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी गई थी या किसने रखी थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, जहांगीर आपको उत्तर सही लग रहा होता है लेकिन सही उत्तर इसका भी है, हुमायूं ने मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध दिया गया हेक्टर मुनरो के समय हुआ, आंग्ल नेपाल युद्ध हेस्टिंग के समय पर हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेस्ली के समय पर हुआ और तृतीय मराठा युद्ध कॉर्नवालिस के समय हुआ। कोई एक गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो देखिए बक्सर का युद्ध मुनरो के समय पर हुआ था, हेक्टर मुनरो था। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेस्ली के समय पर, लेकिन तीसरा मराठा युद्ध हेस्टिंग्स के समय पर हुआ था। ये 1817 से 1818 के बीच होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और इस समय कौन था? तो हेस्टिंग था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था कहाँ? अवध में, बिहार में, आंध्र में, बंगाल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अवध में। तो अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था और किसान आंदोलन से रिलेटेड प्रश्न पूछे भी जाते हैं और अखिल भारतीय किसान सभा से रिलेटेड भी प्रश्न आता है। आगे मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगी, पहले बता भी चुकी हूँ, लेकिन इसको याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, कलकत्ता में, लखनऊ में या पटना में? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पटना, माफ कीजिएगा, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ होगा? लखनऊ में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने, ज्योतिबा फुले ने, एमजी चंद्रवरकर ने या एमजी रानाडे ने? तो याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? कॉर्नवालिस ने, एलन बरो ने, विलियम बेंटिक ने या सर जॉन सोर ने? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलन बरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी किसके कारण थी? एनी बेसेंट के कारण, कर्नल एच.एस. अलकॉट के द्वारा, सर विलियम क्रूक के कारण या फिर एम.एम. मालवीय के कारण? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एनी बेसेंट के कारण। एनी बेसेंट का अपना होम रूल मूवमेंट भी था, लेकिन ये पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी थी और इसकी जो स्थापना है वो कर्नल एच.एस. अलकॉट द्वारा की गई थी और इनके साथ मैडम ब्लैटवर्स्की भी थी। बाद में एनी बेसेंट इससे जुड़ती हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, मोतीलाल नेहरू ने या रासबिहारी बोस ने? तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, कुछ घटनाएं दी गई हैं जिनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, क्योंकि ये सारी जो घटनाएं हैं वो एक ही साल की हैं, 1919 की ही हैं। अब आपको समझना होगा ये घटनाक्रम कैसे कैसे हुआ। तो यहाँ पर रॉलेट अधिनियम 1919 है, रॉलेट सत्याग्रह 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का। तो देखिए इतना तो आपको कंफर्म है कि रॉलेट के बाद जलियांवाला बाग हुआ था। ठीक है, और रॉलेट अधिनियम और रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, वो पहले अधिनियम आया फिर क्या होगा? सत्याग्रह होगा। तो पहले ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, लेकिन अभी कंफ्यूजन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन पहले हुआ या बाद में हुआ? तो देखिए सबसे पहले रॉलेट अधिनियम आएगा, उसके फलस्वरूप रॉलेट सत्याग्रह किया जाता है। ठीक है, सत्याग्रह के बाद क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है और इसके बाद क्या होता है? अमृतसर का अधिवेशन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन था। 1 2 4 3 ऑप्शन बी में दिया गया, यही राइट आंसर होगा। अब इस प्रश्न में कुछ घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, जिसमें
महात्मा गांधी की दांडी यात्रा है, पूना समझौता है, सांप्रदायिक निर्णय और गांधी इरविन समझौता है। चलिए मैं मान लेती हूँ आपको यहाँ पर सारी डेट नहीं पता है, फिर भी सोच करके भी आप एक घटनाक्रम को सोच करके भी आप ये आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मैं बात करती हूँ सबसे पहले महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, वो 1930 के अराउंड हुई थी। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था? देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लेता है, फिर गांधी और इरविन के बीच बातचीत होती है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बात की जाती है और गांधी जी भाग लेते हैं, एकमात्र प्रतिनिधि बन के जाते हैं कांग्रेस की तरफ से। तो गांधी इरविन समझौता पहले गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो 1931 मान लूँ। ठीक है, यही समय भी है। फिर देखिए, सांप्रदायिक निर्णय और पूना समझौता की बात करूं तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बात कर दी जाती सांप्रदायिक जो निर्वाचन पद्धति है इसके बारे में, कि दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन होगा, और इससे गांधी जी हताहत हो जाते हैं। और ये सबसे पहले इसमें सांप्रदायिक निर्णय आता है 1932 में, और उसके बाद गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच जो ये पूना समझौता होता है, क्योंकि यवदा जेल में गांधी जी क्या करते हैं, अनशन शुरू कर देते हैं 1932 में। पर ये बात की घटना है। अगर अब हम अरेंज करें तो देखिए क्या आंसर होगा। सबसे पहले दांडी यात्रा हुई, फर्स्ट ऑप्शन पहले हो जाएगा। उसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है 1-4। ठीक है, उसके बाद सांप्रदायिक निर्णय और 2, 1-4-3-2, ऑप्शन ए करेक्ट है। मिल गया आंसर। चलिए, आज की ये क्लास कंप्लीट होती है। आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। अगर अभी तक आप देख रहे हैं ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो कोशिश कीजिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत से लोगों ने आप में से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पेड कोर्स के लिए नंबर्स दिए गए, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी ये सीरीज आपकी खत्म होगी और इसके बाद नए मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।